मैं मौर्य पीटी नायगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज हम लोग कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 देख रहे हैं और इसका दूसरा पाठ है वास्तविक संख्याएं। इस पाठ में पाठ के तो आपको सारे पाठ पढ़ा के हो चुके हैं। अब हम लोग इनका रिवीजन ले रहे हैं। तो रिवीजन के तौर पर हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के सवाल देखने वाले हैं, जिसका पहला और दूसरा सवाल ऑलरेडी हो चुका है पिछले लेक्चर में। आज हम लोग मुख्य रूप से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सवाल करने वाले हैं, जिसके अंदर दिए गए भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद दिए गए करड़ी को सरलतम रूप में लिखना है और करड़ी का परमेयीकरण गुणांक प्राप्त करना। ये 3 प्रकार के सवालों को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें से कि पहला सवाल है दिए गए संख्या को या दिए गए परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करना, जो कि तीसरा सवाल आपका यहाँ पर है। ओके, तो इसमें प्रश्न नंबर तीसरे में आपको जानकारी दिया गया है कि ऋण 5/7 को दशमलव रूप में व्यक्त करो। बहुत ही सामान्य प्रश्न है। दशमलव रूप में व्यक्त करना मतलब अंश में हर से भाग देना। ये आपका विभाज्य हो जाएगा और ये विभाजक हो जाएगा। तो भाग देने के लिए देखो, ऋणात्मक पर बाद में हम विचार करते हैं, केवल हम 5/7 पर विचार करते हैं कि 5 में 7 से भाग देना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 से ज्यादा ना हो, तो 7 के कम तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 शून्य लेके जाते हैं। 7 शून्य 0, घटाने पर 5 आ जाएगा और इसके बाद घटाने पे 5 आ गया। अब हम चूंकि इसमें दशमलव के बाद 0 रहता है, अनंत तक रहता है, तो हम दशमलव बढ़ा करके एक 0 उतार सकते हैं। जब हम दशमलव बढ़ा करके एक 0 उतारे, अब 7 का पहाड़ा पढ़ो से ज्यादा न, 7 4 अठे 56, तो 8 ज्यादा हो गया, तो हम लोग सत्य पर विचार करते हैं। 7 सत्य 49, घटाना है। कभी कभी देखो, अभी 9वीं में हो तो इतना तो बेसिक बताना आवश्यक नहीं है, फिर भी थोड़ा मैं रिवीजन ले रहा हूँ। कभी कभी आप सुविधा के अनुसार आप में से कुछ बच्चे इसमें से इसको घटाने लगते हैं। याद रखो, पहले हमेशा इकाई की तरफ चलते हैं। 0 में से 9 घटाना है। उसमें भी कभी कभी गड़बड़ी होती है कि 9 में से 0 घटा देते हैं। देखो, हमेशा ऊपर से नीचे घटाना है। 0 में से 9 घटाना नहीं घटेगा। इससे एक उधार लिए तो आपको मिल गया यहाँ पर 10, और 10 में से जब 9 घटाओगे तो 1 आएगा। यहाँ पे तो 4 बचा, 4 में से 4 घटा दोगे तो 0। अब यहाँ 1 बचा, फिर से अगला अंक उतारना है तो 0 उतारेंगे, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो, इससे ज्यादा ना हो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी ज्यादा हो जाएगा, तो हम 7 एकम 7 पर विचार करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, फिर से 3। फिर उतारने के लिए 0 है हमारे पास। 7 का पहाड़ा 7 चौक 28, फिर घटाना है 2 आ जाएगा, फिर 0 उतार लिए, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो, इससे ज्यादा ना हो, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ज्यादा हो गया, जस्ट ज्यादा हो गया लेकिन ज्यादा हो गया, तो हम 7 दूनी 14 लिखेंगे। फिर से घटाना है तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, इससे उधार लिए 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। अब आप सोच रहे होगे सर ये प्रक्रिया कब तक चलते रहेगा। जनरली तो क्या होता है कि हम दशमलव के बाद 2 या 3 अंक तक जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। पर यहाँ चूंकि मुख्य रूप से सवाल ही यही है कि दशमलव रूप में व्यक्त करो, तो उद्देश्य ये होता है कि जब तक कोई शेषफल दोबारा ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया हमको करते रहना है। तो यहाँ 6 आया तो 0 बढ़ा दिए, तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है 60 से ज्यादा ना हो,
तो 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 9 63, ज्यादा हो गया तो 7 अठे हम लिखते हैं 7 अठे 56, फिर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या ये शेषफल कहीं पहले आ चुका है, यहाँ शेषफल 6 आया है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 5, मतलब अभी तक शेषफल रिपीट नहीं हुआ है। तो फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 6 42 ज्यादा हो गया तो 7 5 35, अब 7 5 35 ले जाने पर अब शेषफल 5 आ रहा है। मतलब शेषफल 5 आने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपको अगर ध्यान दोगे तो ये शेषफल ऑलरेडी यहाँ आ चुका था, यहाँ ये शेषफल 5 आ गया था, वहां यहाँ वापस से शेषफल 5 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम 0 आगे ले जाते हैं, फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 सते आएगा 49, फिर 1 शेषफल बचेगा, फिर 10 लिखेंगे, फिर 7 1 कम जाएगा, फिर 3 शेषफल बचेगा, 30 लिखेंगे, फिर 7 चौक जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब इसके आगे आप बढ़ोगे तो यही संख्याएं रिपीट होने वाली हैं। याद रखो, यही संख्याएं रिपीट होने वाली हैं। तो इसलिए एक बार शेषफल वापस से आ गया, कहीं का भी शेषफल एक बार वापस से आ गया तो उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो कि इसलिए -5/7 बराबर होगा -0.71428। अब इसके आगे लिखने का 2 तरीका, या तो आगे डॉट 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 कर दो, या चूंकि यही नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दें कि मतलब ये दर्शाता है कि यही नंबर फिर से आगे रिपीट होने वाले हैं। ओके, यही यहाँ ध्यान रखना है, माइनस है तो इसको माइनस में व्यक्त कर देना है बस। इसके बाद इसी का दूसरा सवाल अगर हम देखें 9/11 कि 9/11 को कैसे हल किया जा सकता है, तो फिर से वही तरीका है कि 9 में 11 से भाग देना है। याद रखो जो हर में है वो आपका भाजक होगा, ये नहीं कि हाँ जो बड़ा है उसको अंदर लिख दो, जो छोटा है उसको बाहर। कभी कभी ऐसा भी लॉजिक बच्चे लगाते हैं। याद रखो जो हर है वो भाजक है, उसको यहाँ लिखना है, जो अंश में है वो भाज्य है। तो 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 से ज्यादा ना हो। अगेन सेम स्थिति है कि भाग नहीं जाएगा, एक कम ले जाएंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा। हम 11 शून्य ले जाते हैं, घटाने पर 9 आ गया। अब हम दशमलव बढ़ा सकते हैं और आपको पता है आगे दशमलव कितना भी हो सकता है, जितना हमको जरूरत है। दशमलव के बाद 0 कितना भी हो सकता है। तो यहाँ 9 बचा, तो दशमलव बढ़ाने पर अगला अंक हम उतार सकते हैं, 11 9 99 ज्यादा हो जाएगा तो 11 8 88 ले जाते हैं। फिर से घटाने पर 2 आ जाएगा। अब फिर से 0 आगे बढ़ाए, फिर 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा तो 11 एक कम 11, फिर से घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या खास बात आप देख रहे हो, जैसा कि मैं पिछले सवाल में बताया, ये 9 शेषफल यहाँ आया था और वही 9 शेषफल यहाँ भी आ गया। मतलब अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो कोई रोक टोक नहीं है बढ़ने में, बढ़ने के लिए बढ़ सकते हो, लेकिन फिर से यही नंबर्स रिपीट होने वाले हैं। जब यही नंबर्स रिपीट होने वाले हैं तो बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना है। इसलिए उत्तर क्या होगा, 9/11 बराबर 0.81। और जैसे कि मैंने बताया, चाहे आप इसको ऐसे डॉट 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 लिखो या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 9/11 बराबर 0.81, और इन दोनों के ऊपर लाइन खींच दी। याद रखो दोनों के ऊपर लाइन खींचना है क्योंकि यही दोनों नंबर से आगे बार बार रिपीट होने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल दिए, तो आपको बहुत सामान्य क्वेश्चन है, भाग देना भाग अच्छी तरह आता है 9वीं के बच्चों को। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि आपको कड़ी में 5 को दशमलव रूप में लिखना है। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, हालांकि ये कोई नया सवाल नहीं है, ये सवाल ऑलरेडी आपको 8वीं में सिखाया जा चुका है कि कड़ी में 5 को दशमलव रूप में कैसे लिखा जाए। उसके लिए
एक हमें 5 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। 5 का वर्गमूल ज्ञात करने का 2 तरीका है। एक को हम बोलते हैं गुणनखंड विधि और एक को हम बोलते हैं भाग विधि। तो जैसे कि आप अच्छी तरह यहाँ देख सकते हो, गुणनखंड विधि यहाँ नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि 5 का ऐसा कोई गुणनखंड होगा ही नहीं कि हम जोड़ी में से बाहर ले सके। इसलिए यहाँ पे केवल एक विधि हम इस्तेमाल कर सकते हैं 5 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, भाग विधि। तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, 5 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल फिर से दशमलव में ही आएगा, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि इस्तेमाल करने वाले हैं। तो भाग विधि कैसे इस्तेमाल करेंगे वो ध्यान दीजिए। ये 5 है, हमें इस तरह से लिखना होता है और 5 के आगे दशमलव अज्यूम कर सकते हो और उसके बाद कितना भी जीरो हो सकता है। ध्यान ये देना है, भाग विधि का मेथड ये है कि इन दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो जोड़ी में सोचा जाता है, हमेशा जोड़ी में सोचा जाता है। जब भी उतारना होगा इन 2 संख्याओं को साथ में उतारेंगे। वैसे दशमलव की इधर के लिए भी नियम है, लेकिन चूंकि एक ही अंक है इसलिए उस बात पे विचार नहीं करना है। आपको भी ये ध्यान देना है, देखो नाम है भाग, सीधा भाग जैसे सवाल नहीं, बल्कि इसमें थोड़ा सा अलग सोचना होता है। हम यहाँ पे एक ऐसी संख्या सोचते हैं जिसका उसी में गुणा करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि उस जो संख्या यहाँ सोचना रहता है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं इससे ज्यादा ना हो, पर यहाँ पर उसका उसी में गुणा करने पर इससे ज्यादा ना हो, ये कंडीशन है। तो जैसे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा संख्या सोचो, क्योंकि तब तक सोचो जब तक बड़ा ना हो जाए। 2 का सोचे अगर, तो 2 का 2 में गुणा करें तो 4 आ जाता है, अभी भी कम है। अगला अंक सोचते हैं, जैसे यहाँ हमने अगर 3 सोचा तो 3 का 3 में गुणा करें तो 9 आ जाएगा, मतलब वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमारे लिए बेहतर क्या होगा, 2 पर विचार करें। देखो सादा भाग में यहाँ पे भाजक आपको दिया होता है, लेकिन यहाँ आपको खुद पता करना है कि भाजक क्या होगा, और उसका लॉजिक ये है कि उसका उसी में गुणा करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 में 2 का गुणा करने पर 4 होता है, तो यहाँ 2 दूनी, यहाँ पे 4 लिख देंगे। और मेथड है कि यहाँ पर भी वो 2 लिखा जाता है, मतलब ये संख्या 3 जगह लिखा गया है, मतलब एक तो यहीं पे है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि इन दोनों को जोड़ करके लिखना है और इसको ऑफ कोर्स घटा करके लिखना है। तो थोड़ा थोड़ा भाग से मिलता जुलता है, इसलिए इसको भाग विधि बोला गया है, पर एग्जैक्टली भाग नहीं है। अब फिर से हमको ये सोचना है कि हमको 2 और 2 जोड़ने पे 4 आया और यहाँ पर तो 1 आया। अब फिर से यहाँ पे अगला संख्या उतारना है, लेकिन जोड़ी में उतारना है। तो अगला उतारने के लिए हमको दशमलव क्रॉस करना है, तो यहाँ दशमलव पहले ले जाते हैं, फिर जोड़ी में उतारना है, ये ध्यान में रखना है, मतलब 2 शून्य एक साथ उतारेंगे। अब यहाँ ऐसी संख्या ले जाएं, वही संख्या यहाँ भी लिखना होगा, फिर उसका गुणा इस पूरे में करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेथड ये है, 4 का पहाड़ा पढ़ो ये 10 में, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो हम दूनी लेके जाते हैं, यहाँ पे भी 2 लिखते हैं और यहाँ पर भी 2 लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सोचे उसको 3 जगह लिखना है, यहाँ भाग शेषफल में और यहाँ इस नंबर के आगे और इसके नीचे। अब 42 में 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, वो यहाँ लिखना है। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखना है और यहाँ पर घटा करके लिखना है, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अब फिर से हमको ये सोचना है कि अगला अंक तो उतारने के लिए कुछ नहीं है, मतलब 2 जीरो उतारेंगे। अब यहाँ 44, यहाँ 1600। अब फिर हमको सोचना है कि क्या यहाँ ले जाएं कि वो संख्या यहाँ लिखें और इसका इन दोनों में गुणा करने पे इससे ज्यादा ना हो। तो फिर से लॉजिक ये होता है कि पूरे 44 का पहाड़ा नहीं आपको सोचना है, बल्कि आपको 4 का पहाड़ा सोचना है कि 4 का 16 में। 44 का सोचोगे तो पूरा 1600 में सोचना पड़ेगा।
तो 4 चौक 16 होता है, तो जाहिर है अगर 40 होता है तब तो चौका ले जाने से शायद इसके बराबर हो जाता है, लेकिन अब ऑलरेडी 4 चौक 16 बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब हमें तियां ले जाने में ज्यादा बेहतरी रहेगा। आप चाहो तो रफ में चौका लेके जाके देखो और चेक करो कि कहीं वो 1600 से ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से ज्यादा ही होगा, तो हम तियां ले जाएंगे, लेकिन वो तियां को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर जोड़ करके लिखेंगे और यहाँ इसका गुणा करके 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। याद रखो ये आपको इससे काफी कम दिखाई दे रहा है, तो आप निश्चित रूप से रफ में चौका ले जा सकते हो, चौका ले जाके देखोगे तो वो इससे ज्यादा आ जाएगा, इसलिए तियां ही ले जाना है। अब यहाँ पे घटाना है तो 10 में से 9 घटाएंगे ये, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 2 घटाएंगे 7, यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो इस तरह से 271 आया। अब फिर से आगे 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब हमको सोचना है कि इसका पहाड़ा पढ़े और वो भी वही अंक आगे लेके जाएं और इससे ज्यादा ना हो। इसके लिए इस पूरे पर विचार नहीं करना है। टेक्निक ये होता है 4 का पहाड़ा 27 में पढ़ो, और 4 का पहाड़ा जब आप 27 में पढ़ोगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा और 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 4 छंग ले जाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। और बाई चांस 6 ले जाने पे भी ये ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मिटा के इसको पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं 4 छंग ले जा रहा हूँ, तो वही 6 यहाँ भी लिखना होगा, वही 6 यहाँ भी लिखना होगा और 6 का इस पूरे में गुणा करके यहाँ 6 36, 6 36 3 39 और 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24 और 2 26। और यहाँ और हमेशा चेक करते रहना कि ये जो लिखे आप इससे ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो आप छक्के की जगह पंजे ले जाना पड़ेगा। 6 6 12 और यहाँ पे 1 हासिल था तो 7 हो गया, ये 4 और ये 4। यहाँ 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ पे 0 बचा है तो इससे एक उधार लिए, 10 में 7 घटाए 3, यहाँ पे 6 है तो 6 में 6 घटाएंगे 0, यहाँ पे भी 0, तो कितना आया 304। अब फिर से आगे 2 जीरो आपको बढ़ा लेना है और अब फिर आपको सोचना है 4000 से 472 में कितने का पहाड़ा पढ़े और वो संख्या यहाँ लिख के उसका गुणा करने पे इससे ज्यादा ना हो। उसके लिए आप इमेजिन करोगे कि अगर एक कम भी ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 44,721 और एक कितना है 30,400, तो एक कम ले जाने पे भी वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या ले जाना पड़ेगा, शून्य। तो शून्य ले जाएंगे तो शून्य यहाँ पे लिखेंगे, शून्य यहाँ पे लिखेंगे और शून्य इसको जोड़ करके लिखोगे तो 44,720 ही आएगा और इसका इसमें गुणा करोगे तो 0000, मतलब 30400 ऐसे ही रहेगा। अब याद रखो, हाँ हमने एक कम लिया तो भी इससे ज्यादा हो गया, इसलिए हमको शून्य लेना पड़ गया। अब इसके बाद फिर से आप 2 जीरो उतार लोगे, अब यहाँ पर भी सोचना है कि हम कौन सी संख्या लेके जाएं, तो 4 सत्ते 28 होता है, तो सत्ते एक बार ले जा सकते हैं, सत्ते ले जाकर के चेक करना है कि कहीं इससे ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है ना 44,720 है, तो सिर्फ 4 सत्ते 28 करोगे तो उसका गुणा इन सब में भी होने वाला है, तो शायद इससे ज्यादा हो जाए, आपको चेक करके लेना है। तो मैं यहाँ सत्ते की जगह छक्का ले जा रहा हूँ, वो 6 यहाँ भी लिखना है, वो 6 यहाँ भी लिखना है और ये 6 जोड़ करके लिखना है, 6 6 12, यहाँ पे 1, यहाँ 2 7 4 4 और 6 का इसमें गुणा 6 4 36 और यहाँ पे 6 0 0 तो 3, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 चौक 24 4 28, 6 चौक 24 और 2 26। अभी इसमें से घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, यहाँ पे 3 है नहीं घटेगा, इससे उधार लिए, इससे उधार लिए, यहाँ 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ पे 9 में से
6 घटाएंगे तो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब ये देखना है कि आप मैंने सत्ते ले जाना चाहिए था, लेकिन जरा ये देखो जब छक्के ले गया हूं तो शेषफल 3,56,764 बच रहा है। तो इस तरह से इससे तो छोटा ही है, तो यहीं पे हमको रुक जाना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि संख्या तो ऐसी बढ़ते जाएगी, लेकिन जनरली हम यहाँ पर दशमलव के बाद 3 या 4 अंक तक जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि आप ये भी नोटिस करोगे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि वही संख्याएं रिपीट होंगी, और इसीलिए इसको कड़ी में 5 को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इनका दशमलव रूप कुछ भी आता है और कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए अब हम यहाँ उत्तर लिख देते हैं कि कड़ी में 5 बराबर है 2.23606 ... यहाँ ऊपर लाइन नहीं खींचना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि लाइन खींचने का मतलब ये होता है कि वही चीज बार बार रिपीट होने वाला है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि क्यों हम कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि इनका दशमलव रूप आवर्ती नहीं होता है, साथ ही साथ कुछ भी संख्या आता है और कभी समाप्त नहीं होता है। इसके बाद बच्चों हम चौथा सवाल ले रहे हैं। चौथा सवाल सिद्ध करने वाला सवाल है। ऑलरेडी एक्सरसाइज में उस प्रकार के सवाल हो चुके हैं। सिद्ध करना है कि दिया गया संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे कि संख्याओं के 2 प्रकार, वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार हमने देखा है इस पाठ में, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, और P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो, लेकिन Q जो है 0 न हो, या उसी को दूसरी सरल भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में ऐसे कहा जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूप आवर्ती हो, उनको हम परिमेय संख्याएं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको प्रश्न है कि 5 धन करड़ी में 7 हमें सिद्ध करना है, यह अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें। ठीक इस प्रकार का सवाल हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ एक बार फिर से देखना है कि 5 धन करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, इनको सिद्ध करने का एकदम अलग तरीका है। हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं भैया हमसे नहीं सिद्ध होगा ये अपरिमेय, हम मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। हालांकि कोई बात नहीं होगी कि हमसे नहीं सिद्ध होगा, लेकिन फिलहाल ये एक तरीका होता है सिद्ध करने का, कि माना, मतलब हमें सिद्ध करना अपरिमेय, हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम बोल देते चलो ये हमने मान लिया कि ये परिमेय है। कि माना 5 धन करड़ी में 7 परिमेय संख्या है। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो इसको तो P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। इसलिए 5 धन करड़ी में 7 बराबर P/Q। हाँ, ध्यान ये देना है कि Q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर Q का मान 0 होगा तो भाग दे ही नहीं सकते हो। तो परिमेय संख्या की परिभाषा में ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या को अगर बटे में व्यक्त कर सकें और हर का मान 0 नहीं है, तो उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हमने जब इसको परिमेय बोला तो इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इस रूप में अगर व्यक्त कर सकें तो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, करड़ी में 7 बराबर P/Q -5 को इधर ले गए तो माइनस हो गया। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप आ गया
कि यहाँ पे इसको तो सिद्ध करना था अपरिमेय, जिसको कि मैंने परिमेय मान लिया, तो उस हिसाब से ये जो P बटे Q है वो परिमेय संख्या है। और जब मैं 5 इधर ले गया तो यहाँ स्थिति ये बन गई कि ये जो दाहिना पक्ष है, ये दाहिना पक्ष निश्चित रूप से क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये तो परिमेय है ही, ये भी परिमेय है, तो इन दो परिमेय संख्याओं का अगर व्यकलन करेंगे तो वो भी परिमेय होता है। और हमें ये भी पता है कि निश्चित रूप से ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये कैसे हो सकता है कि बराबर दो चीजें बराबर और उसमें भी एक परिमेय और एक अपरिमेय, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये लिखना है कि यहाँ दायां पक्ष P बटे Q -5 परिमेय संख्या है, तथा बायां पक्ष करणी में 7 अपरिमेय संख्या है। ये तो एकदम विसंगत बात हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है और उसमें भी एक बोलता है मैं परिमेय हूं, एक बोलता है मैं अपरिमेय हूं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसलिए यह विसंगति विसंगति है। विसंगति मतलब दोनों बराबर, मतलब जो दोनों कह रहे हैं कि हम बराबर हैं और ऊपर से एक बोलता है मैं परिमेय हूं, एक बोलता है अपरिमेय, ये ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए मतलब जो हमने माना कि भैया ये परिमेय संख्या है, हमारा मानना गलत है, क्योंकि जब हमने उसको परिमेय माना तो ये गड़बड़ी होने लगी कि दोनों पक्ष तो बराबर का है लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए 5 धन करणी में 7 अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवालों को इस तरह से हल किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां काफी सरल क्वेश्चन है। आपको कड़ियां दी गई हैं और हमें उनको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सरलतम रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है कि कड़ी के अंदर जो भी संख्या है उसको हम गुणनखंड करते हैं, और अगर कोटि 2 है तो जोड़ी को बाहर लाके एक बार लिखते हैं, अगर कोटि 3 है तो 3 समान संख्याओं को बाहर लाके एक बार लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सारे सवाल ऐसे हैं जिनमें कोटि 2 ही है, इसलिए आपको जोड़ी की ही बात सोचना है। प्रश्न नंबर 5वें में कड़ी का संक्षिप्त रूप लिखो। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, 3/4 कड़ी में 8 और दूसरा है -5/9 कड़ी में 45। ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनका संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर पहले सवाल पर विचार किया जाए, 3/4 कड़ी में 8, यहाँ यह ध्यान देना है कि इसकी कोटि नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोटि 2 है। और इसको आप बहुत पहले से जानते आए हो कि इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 8 का वर्गमूल, इस तरह से हम पढ़ते हैं। वर्गमूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ग मतलब 2, यहाँ कोटि 2 है इसलिए दूसरा मूल, या उसी को हम बोलते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका भी आप जानते हो, या तो गुणनखंड विधि या तो भाग विधि, पर यहाँ हमको भाग विधि पर नहीं विचार करना है, हमको इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए 3/4 ऐसे ही लिख दिए। 8 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 × 2 × 2, और एक बार गुणनखंड कर दिए
तो इसमें दो समान संख्याओं का जोड़ी बनाते हैं, दो समान संख्याओं का जोड़ी बनाते हैं और वो जोड़ी को बाहर लाके एक बार, क्योंकि कोटि 2 है ना, इसलिए दो समान संख्याओं का जोड़ी। कोटि 3 रहेगा तो 3 समान संख्याओं का जोड़ी, कोटि 4 रहेगा तो 4 समान संख्याओं का जोड़ी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ किताब में सिर्फ कोटि 2 वाला ही सवाल है। ये जोड़ी को बाहर लाओगे तो एक बार लिखोगे, अंदर ये बिना जोड़ी वाला है, इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। ये 2 अंश में है, 4 हर में, तो इसको काटा जा सकता है, तो आपको अंत में मिलेगा 3/2 कड़ी में 2। इसको हम बोलते हैं इस दिए गए कड़ी का संक्षिप्त रूप। इसी तरह दूसरा सवाल, ऋण 5/9 कड़ी में 45। इसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना है तो फिर से सेम लॉजिक यूज करना है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को रास्ते में भूल मत जाना। 45 का गुणनखंड करो। वैसे तो 9 पच्चे 45 होता है, लेकिन 9 के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9, 9 पच्चे 45। यहाँ पे फिर से आप देखोगे तो इस संख्या का जोड़ी बन रहा है, हमें इसी जोड़ी की तलाश थी, उस जोड़ी को हम बाहर लाके लिख सकते हैं। ऋण 5/9 गुणे, यहाँ पे जोड़ी को बाहर लाके एक बार लिखें, और यहाँ पर आपको अंदर क्या बचा कड़ी में 5, तो 3 से इसको काट दिए, 3 त्रिका 9, यहाँ क्या बचा ऊपर 5 और नीचे 3, और यहाँ पे कड़ी में 5। तो इस तरह से हम दिए गए कड़ी को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। शिवानी, आपको कुछ पूछना है? शिवानी, ओके। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, कड़ी को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना। इसके बाद आज का लास्ट सवाल हम देखते हैं जल्दी से, कि आपको वापस से कड़ी दिया गया है, उसका परमेयीकरण गुणांक ज्ञात करना है। देखो आपने एक्सरसाइज में उस प्रकार के सवाल हल किए थे कि हर का परमेयीकरण करो। परमेयीकरण करो मतलब क्या होता है कि आपको हर में ऐसी संख्या दी गई है जो अपरमेय है, और हमें उसका रूपांतरण परमेय संख्या में करना होता था। तो यहाँ पे हमें वो सब तो नहीं करना है, केवल ये पता करना है कि परमेयीकरण करने के लिए किस संख्या का गुणा करना होगा। परमेयीकरण गुणांक ज्ञात करना है, वो भी संक्षिप्त परमेयीकरण गुणांक, वो भी ध्यान में रखो। मतलब संक्षिप्त परिमेयीकरण गुणांक ज्ञात करो। इसका पहला सवाल है कड़ी में 32। याद रखो, आपको यहाँ पे परमेयीकरण नहीं करना, हर में तो कोई संख्या ही नहीं है, तो परमेयीकरण किसका करोगे। लेकिन यहाँ पे ये जो संख्या है, अगर यही हर में होता तो उस हर का परमेयीकरण करने के लिए किस संख्या का गुणा करना होता, उसी को बोलते हैं परमेयीकरण गुणांक। उसका हमें पता लगाना है। तो उसका पता लगाने के लिए एकदम सरल तरीका है कि आप इसका गुणनखंड करो। इसका गुणनखंड 16 दूनी 32, 16 का भी गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणे 2, मतलब 5 बार हमने 2 का गुणा किया। 5 बार 2 का गुणा करने से फिर इसमें जोड़ी बनती है दो संख्याओं की। यहाँ पर इस जोड़ी को हम बाहर ले लेते हैं, 2 गुणे 2, और अंदर कौन बच गया, ये वाला 2, मतलब कितना आ गया 4 कड़ी में 2। अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ कड़ी में 2 का गुणा कर दें, अभी मैं सोच रहा सर आपने कहाँ से कड़ी में 2 का गुणा किया,
हमको परिमेयीकरण गुणांक का पता लगाना है। यहाँ इसको कोई हल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पता कर रहे हैं कि इसमें किसका गुणा करने पर ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो जब हमने इसको सरल किया तो हमको ये दिखाई दिया कि केवल अगर इसी का गुणा इसमें कर दिया जाए तो ये करड़ी निकल जाएगा। मतलब अगर करड़ी में 2 का गुणा किया जाए तब ये क्या बन जाएगा, 4 गुणे 2, मतलब क्या हो जाएगा 8। अब चूंकि 8 क्या है, परिमेय संख्या है, और यही तो हम पता करना चाहते थे ना, परिमेय संख्या में बदल, ये अपरिमेय संख्या था, इसको परिमेय में बदलना चाहते थे कि अगर इसको परिमेय में बदलने के लिए किसका गुणा करना पड़ा। तो हमें ये समझ में आ रहा है ये पाने के लिए हमें केवल करड़ी में 2 का गुणा करना पड़ा, इसलिए करड़ी में 2 परिमेयीकरण गुणांक है। याद रखो, बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऐसा सवाल रहेगा तो ऐसा उसमें करड़ी में 2 का गुणा करते, क्यों करते, तो ये गलत सोच है। यहाँ पे प्रश्न ये है, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमने ये देखा कि करड़ी में 2 का गुणा करना है, तो ये अपरिमेय से परिमेय बन जाएगा, इसलिए परिमेयीकरण गुणांक क्या हो गया, करड़ी में 2। ठीक इसी तरह अगला सवाल भी आप सोच सकते हो। अगला सवाल है करड़ी में 50, इसके परिमेयीकरण गुणांक का पता करना है। तो फिर से ये सवाल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 2। तो यहाँ पे जोड़ी है, जोड़ी को बाहर लाएंगे तो 5 करड़ी में 2, मतलब अभी भी ये क्या है, अपरिमेय। हमें तो पता करना है कि इसमें किसका करें कि परिमेय बन जाए। तो अब हमको दिख रहा है कि हमें करड़ी में 50 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करड़ी में 2 का गुणा करने से भी हमारा काम बन जाता है। तो अगर करड़ी में 2 का गुणा करोगे, ये हो जाएगा 5 गुणे 2 मतलब 10। इसलिए हम कह सकते हैं कि करड़ी में 50 का परिमेयीकरण गुणांक कितना है, करड़ी में 2। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इस तरह के सारे सवाल किए जा सकते हैं कि आपको उसका गुणनखंड करना है और उसको संक्षिप्त रूप में पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद ये विचार करना है कि उसमें केवल जो अपरिमेय संख्या है उसी को परिमेय में बदलने के लिए क्या करना होगा, और जो करना होगा वही उसका क्या कहलाएगा, परिमेयीकरण गुणांक। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर मेरा टॉपिक समाप्त होता है, क्योंकि यही सब सवाल मुझे आज कराना था। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। इन सवालों में अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। तो मैंने आप सबको अलाउ कर दिया है क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए जो कुछ पूछना चाहता है आप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया सर आवाज नहीं आ रही सर। ओके, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। तो सर मैं यहाँ पर लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ आज के लिए। हाँ अंगद, आपको कुछ पूछना है क्या? ओके सर। अंगद, अंगद नहीं